अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे। दुआ भी आप सारे बच्चों के लिए यही है कि अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। बड़ा क्रिटिकल स्टेज पे हैं, क्रूशल टाइम्स चल रहे हैं हमारे, और ऑब्वियसली एक मुश्किल टास्क है। बार बार कहता हूँ, आई ओपन हार्टेडली एडमिट कि मुश्किल काम है ये। सो द बेस्ट वी कैन डू इज़ टू फॉलो द SOPs। अपने SOPs को आप जहन में रखें, ध्यान में रखें, और मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। आज हम नेक्स्ट चैप्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ज़रा देख लें। चैप्टर नंबर 15 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, और ये जो बेसिक इसका थीम आप कह लें इस चैप्टर का, वो ये है कि एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, पहली जंग अजीम जिसके बीच चिप्स को एंगेज किया गया था हेडमास्टरशिप के लिए, वो पहली जंग अजीम अल्टीमेटली ख़त्म हो जाती है। और उसके ख़त्म होने के साथ ही चिप्स की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा टर्न आता है, एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है वो हम चैप्टर पढ़ते हुए आप बच्चों से डिस्कस करूँगा, लेकिन जो मेन थीम है वो यही है कि इसमें जो पहली जंग अजीम है वो ख़त्म हो जाती है, और पहले जंग अजीम के दौरान एक रात चिप्स का बिहेवियर, एक दिन चिप्स का बिहेवियर भी इसमें डिस्कस किया जाता है कि वो किस तरह से ब्रेवली उन चीज़ों को फाइट करते हैं। सो हम स्टार्ट करें जी। आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ हम अपने सिनोनिम्स लिखते हैं। यहाँ हम ग्रामर का काम करते हैं, और इधर क्वेश्चंस या उसके हिस्टोरिक रेफरेंसेस जो हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। एंड वंस ऑन अ नाइट ऑफ फुल मून लाइट द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन। कहते हैं कि एक रात जब पूरे चांद और चौदहवीं की एक रात को, यूँ कह लें, नाइट ऑफ फुल मून लाइट कहते हैं चौदहवीं की रात, और एक चौदहवीं की रात को द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन। एयर रेड का मतलब है रेड अटैक, हमला कर देना। अटैक भी कर सकते हैं, इन्वेजन भी कर सकते हैं, बैटल भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा 14वीं की रात को हवाई हमले की तंबीह जारी कर दी गई। अब ये एयर रेड वार्निंग क्या होती है कि खुदा न खास्ता अगर ख़तरा हो कि दुश्मन हमला करने वाला है, तो अपने मुल्क के लोगों को पहले ही से उसके बारे में आगाह कर दिया जाता है, सो दैट के वो दे शुड गो डाउन टू द बंकर्स और अपने घरों में महफूज रहें, बाहर अंदर ना निकलें, क्योंकि जब हवा से गोलाबारी होती है तो वो फिर कारपेट बॉम्बिंग के नतीजे में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो जाता होता है। तो इसको एयर रेड वार्निंग कहते हैं। द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन व्हाइल चिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर फॉर्म इन लैटिन। और उस दौरान चिप्स
लातीनी ज़ुबान की अपनी चौथी क्लास ले रहा था। द गन्स बिगैन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कहते कि फ़ौरन ही तोपों की गोलाबारी शुरू हो गई। एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ शार्पनल फॉलिंग अबाउट आउटसाइड, शार्पनल कहते हैं फायर्स, bombs, and as there were plenty of shrapnel falling about outside, कहते हो चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा तादाद में गोले बिखरे पड़े थे, इट सीम टू चिप्स, तो चिप्स को यही मुनासिब लगा दैट दे माइट जस्ट एज वेल स्टे वेयर दे वर, कि वो जहाँ हैं उन्हें वहीं ठहरे रहना चाहिए। ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द स्कूल हाउस, जो कि स्कूल हाउस का पहली मंजिल थी, कि वो स्कूल हाउस में उस वक्त वो पढ़ा रहा था। स्कूल हाउस उनका एक बिल्डिंग है, एक कंपार्टमेंट है, वहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर पे अपनी चौथी क्लास को पढ़ा रहा था जब ये वार्निंग इशू की गई। तो बजाय उसने कि कहीं बाहर किसी और जगह पर जाता, उसने वहीं ठहरे रहना मुनासिब समझा। इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट, कहते कि इसे बहुत मजबूती से तामीर किया गया था। एंड मेड एज गुड अ डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड ऑफर। डग आउट कहते हैं शील्ड, प्रोटेक्शन, एक आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी ये वर्ड पढ़ा भी हुआ है, दैट इज हेवन। हेवन कहते हैं पनागा, शेल्टर। इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट, कहते हैं कि इसे बहुत मजबूती से तामीर किया गया था। एंड मेड एज गुड अ डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड ऑफर, और ये ब्रुकफील्ड में मौजूद बेहतरीन पनागाह थी। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोरिलेटिव कंजंक्शंस का कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जो सेम सेम यूज़ होती हैं, इकट्ठी यूज़ होती हैं। जैसे हमने किया था सेम के बाद दैट, सच के बाद एज, और एज के बाद भी एज। तो इसके बाद कोई विच, होम, हु ऐसा कुछ नहीं लगता। एंड एज फॉर अ डायरेक्ट हिट, और जहाँ तक बराह रास्त हमले का ताल्लुक था, वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट वेर एवर दे वर, और जहाँ तक बराह रास्त हमले का ताल्लुक था तो वो जहाँ कहीं भी होते इससे बचना नामुमकिन था। कि अगर एक दो चीज़ें हैं ना, एक तो आपके इर्द गिर्द गोले गिर रहे हैं और आपको वो वाइब्रेशन या वो एक जो उसकी कह लें कि धमक है, उससे आपको कोई डैमेज होने का ख़तरा है, या गोला गिरा है तो उसके जो पीसेस उड़ते हैं उससे आप ज़ख्मी होने का ख़तरा है। तो एक तो ये ख़तरा होता है। एक होता है कि डायरेक्ट गोला आपको आके हिट कर जाए। तो कहते हैं कि अगर सिर्फ शार्पनल्स वगैरह से बचने का है, पीसेस ऑफ शार्पनल से बचने का, तो फिर तो हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर बेहतरीन बैठे हुए, हमें कोई और ज़रूरत, किसी और सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। और अगर डायरेक्ट हिट आके खुदा न खास्ता में लगती है तो फिर तो हम स्कूल में जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ हम उससे बच नहीं पाएंगे। सो ही वेंट ऑन विद हिज लेसन, वेंट ऑन, मैंने आपको बताया था कि ऑन जो है इट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, जहाँ जहाँ कोई चीज़ कॉन्टिन्यू हो रही होगी वहाँ हम उसको ऑन लगाएंगे। ठीक है जी। सो ही वेंट ऑन विद हिज लैटिन, कहते लिहाजा उसने अपनी लातीनी ज़ुबान जारी रखी। स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर अमिड्स द रिवर्बरेटिंग क्रैशेस ऑफ द गन्स। अमिड्स कहते हैं amidst, among, reverberating कहते हैं loud, noisy, banging, crashes कहते हैं explosions, bangs, बर्स। कहते हैं लिहाजा उसने अपनी लातीनी ज़ुबान जारी रखी। स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर अमिड्स द रिवर्बरेटिंग क्रैशेस ऑफ द गन, और वो तोपों की घनगर्ज के दौरान उसने निस्बतन ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। एंड द श्रिल वाइन ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट शेल
वाइन कहते हैं, श्रिल कहते हैं लाउड, और वाइन कहते हैं पिंचिंग साउंड को हम वाइन कहते हैं। कहते हैं लिहाजा उसने तोपों की घनगरज और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ये जो जहाज़मार तोपें होती हैं, जहाज़ गिराने वाली तोपें, उनको कहते हैं, और जहाज़ गिराने वाली तोपों की तेज़ आवाज़ के बीचों बीच ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। सम ऑफ द बॉयज़ वर नर्वस। नर्वस कहते हैं एंक्शियस। कहते उनमें से कुछ लड़के परेशान थे। फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव। अब फ्यू हम कर चुके हैं कि फ्यू हम उस सूरत में कहते हैं कि जब कोई चीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही थोड़े, तो यहाँ पर उसने आ फ्यू नहीं यूज़ किया, फ्यू यूज़ किया। फ्यू हम यूज़ करते हैं निगेशन के लिए कि जब कोई चीज़ इतनी कम हो के ना होने के बराबर हो। फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव कहते हैं, और उसमें से चंद ही लड़के अटेंटिव का भी लिख लें, अटेंटिव, अलर्ट, अवेयर, कहते उनमें से चंद ही लड़के तवज्जो दे पा रहे थे। ही सेड जेंटली, उसने आहिस्तगी से कहा, इट मे पॉसिबली सीम टू यू रॉबर्टसन, कहते कि रॉबर्टसन हो सकता है कि तुम्हें इस वक्त ये बात दुरुस्त महसूस ना हो। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तारीख के इस अहम, इस नाजुक मोड़ पर, दैट द अफेयर्स ऑफ सीजर्स इन गॉल सम 2000 years ago ऑफ समवॉट सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। अब ये सीज़र, ये जूलियस सीज़र है, गॉल ये उसकी मैदान जंग था। जूलियस सीज़र, आप उसके बारे में बेशुमार किस्से पढ़ चुके हैं, बहुत बहादुर जर्नैल था, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। कहते हैं कि रॉबर्टसन हो सकता है कि तुम्हें तारीख के इस मोड़ पर लगे कि आज से 2000 साल पहले गॉल में सीज़र के वाक़यात बिल्कुल सेकेंडरी कहते हैं, लेस सेकेंडरी, कमतर अहमियत के। कहते हैं कि रॉबर्टसन हो सकता है कि तुम्हें लगे कि आज से 2000 साल पहले गॉल में सीजर्स के मामलात तारीख के इस अहम मोड़ पर सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। एंड दैट द इर्रेगुलर कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब टॉलो, कॉन्जुगेशन कहते हैं फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, irregular, distorted, and the irregular conjugation of the verb tolo is even less important still। कहते हैं कि और verb tolo की गैर मुतवक्को तरतीब शायद उससे भी ज़्यादा कम अहमियत की हामिल है। अब ये वो क्यों कह रहा है, ये ज़रूरी बात आप समझ लें। ये उसने दो एग्जाम्पल्स दी हैं। कहते हैं कि इस वक्त तुम्हें ये वाक़यात लग रहे होंगे कि ये वाक़यात बिल्कुल क्या हैं, गैर अहम हैं, इनका इस वक्त पढ़ाने का कोई तुक नहीं बनता। क्यों तुक नहीं बनता? इसलिए कि इस वक्त वो हालत जंग में है। इस वक्त वो समझता है कि इस वक्त जंग लड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जान बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करना इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से गोलाबारी हो रही है और वो लैटिन पढ़ा रहा है, वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें इस वक्त लग रहा हो कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, 2000 साल पहले सीज़र ने क्या किया गॉल में, अब वो उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं है। That is not really the case, but believe me, my dear Robertson, that is not really the case। कहते हैं कि लेकिन रॉबर्टसन, मेरे अजीज़ रॉबर्टसन, याद रखो कि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिकॉज वो फील करता है कि ये जो जंगें हैं, ये जो एक मैडनेस है इंसान की, वक्ती पागलपन जो इंसान का है, ये को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। हो सकता है कि इस वक्त आपको लगे कि जी सबसे ज़रूरी काम क्या है, जंग लड़ना, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें इंसान की हिस्ट्री को डिफ़ाइन नहीं करती। जब आप लॉन्गर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं तो उस वक्त आपको ये जंगजू लोग याद नहीं रहते, उस वक्त आपको क्या रहते हैं, वो लोग याद रहते हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं। जस्ट देन देयर केम अ पर्टिकुलरली लाउड एक्सप्लोजन क्वाइट नियर। कहते हैं कि एन उसी लम्हे
उसके बिल्कुल करीब ही एक ज़ोरदार धमाका हुआ, क्वाइट नियर, उसके बहुत ही करीब। यू कैन नॉट जज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द थिंग्स बाय द नॉइज़ दे मेक। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट लाइन है, हम सबके समझने के लिए बहुत ज़रूरी। कहते हैं लेकिन तुम महज शोर मचाने की सलाहियत से किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। और एक कॉमन सेइंग आप सब ने सुनी होगी कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है या बंदूक से ज़्यादा होती है। अब शोर कौन चीज़ मचा रही है? शोर सबसे ज़्यादा किसका है? फियर सबसे ज़्यादा किसका है? फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए तो आपको यही लगेगा कि अगर आपके कनपट्टी पे किसी ने बंदूक रखी हुई है तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपके लिए जान बचाना है। लेकिन अल्टीमेटली वो बंदूक बरदार, वो मुतशद्दद लोग, वो ज़िंदा नहीं रहते, सर्वाइव नहीं करते तारीख़ में। तारीख़ के लोगों के नाम याद रखती है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है, आज हम जंगजुओं के नाम नहीं याद रखते। ठीक है, आज हम उन लोगों के नाम नहीं याद रखते कि जिन्होंने बहुत कत्ल गारत गरी की थी, कुश्तो खून किया था, उन लोगों के नाम नहीं याद रखते। उन लोगों के नाम याद रखते हैं कि जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर ओ डियर मी नो, कहते हैं मेरे अजीज़ ऐसा नहीं है। अ लिटिल चकल, चकल कहते हैं लॉफ्टर को। अ लिटिल चकल कहते हैं कि एक छोटा सा खहका। एंड दीज थिंग्स दैट हैव मैटर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट कहते हैं फ्लैश्ड आउट, वैनिश्ड, disappeared। And these things that have mattered for thousands of years, और ये चीज़ें जो हज़ारों साल से इंसान के लिए अहम रही हैं, are not going to be snuffed out। ये एक लम्हे के लिए महज एक लम्हे में महज इसलिए ख़त्म नहीं हो जाएंगी because some stink merchant in the laboratory invents a new kind of mischief। stink merchant कहते हैं, stink कहते हैं smelly, बदबूदार, और मर्चेंट कहते हैं ट्रेडर। कहते हैं कि ये चीज़ें महज इसलिए ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि कोई बदबूदार ताजर इन्वेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ मिस्चीफ इन द लेबॉरेटरी, लेबॉरेटरी में कोई नई तरह की शरारत ईजाद कर लेता है। अब यहाँ पर जो स्टिंक मर्चेंट है ना, इधर लिख देता हूँ, ये उसने बड़े ज़बरदस्त कह लें कि एक मेटाफर उसने इस्तेमाल किया। स्टिंग मर्चेंट वो यूज़ कर रहा है किन लोगों के लिए? फॉर दोज फॉर द वो इन लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं स्टिंक मर्चेंट का वर्ड, जो कि साइंस को इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। कि ये चीज़ें सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि कोई बदबूदार शख्स, कोई गलीज़ आदमी लेबॉरेटरी में बैठा हुआ कोई नया फार्मूला, कोई इंसानों को तबाह करने की कोई नई चीज़, कोई नया असलहा ईजाद कर लेता है। कि ये जो आर्ट है, ये जो लिटरेचर है, ये जो कल्चर है, ये जो तहजीब है, ये चीज़ें एक लम्हे में महज इसलिए ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि जंग छिड़ेगी, कोई मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक फजूल घटिया आदमी एक एटम बम बनाएगा और उससे इंसानियत को तबाह कर देगा, तो उस एक एटम बम बनाने से इंसानियत ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इंसानियत की जो कोर वैल्यू है वो कंपैशन है, वो मोहब्बत है, वो काइंडनेस है, वो डेलिकेसी है, नफासत है। इन चीज़ों से इंसानियत बनी हुई है। इंसानियत तशद्दुद से नहीं बनी हुई। इंसानियत एंगर से, हेट्रेड से, डिवीजन से, इन चीज़ों से नहीं बनी हुई। इंसानियत किससे बनी हुई है? इंसानियत डेलिकेसी से इबारत है। इंसानियत मोहब्बत से, केयर से, इन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो कहते हैं कि ये जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
ये सिर्फ इसलिए इसको हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त जंग है तो बस जंग लड़ो और बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। अनदर एक्सप्लोजन नियरर, सॉरी, टिटर्स ऑफ नर्वस लॉफ्टर्स। टिटर्स कहते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं, टिटर्स कहते हैं पीसेस, टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर कहते हैं कि परेशान कुन कहकों के छोटे छोटे टुकड़े। फॉर बरो द पेल लीन मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर, कहते हैं क्योंकि उनके साइंस मास्टर जो कि बहुत दुबला पतला था, जर्द रंग का था और मेडिकली अनफिट था, वॉज निक नेम्ड द स्टिंक मर्चेंट, उसे वो शरारतन स्टिंक मर्चेंट कहते थे। क्यों स्टिंक मर्चेंट उसको कहते थे? इसलिए कहते थे कि वो लेबॉरेटरी में काम करता था और लेबॉरेटरी में आपको पता है डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, तो आप हर वक्त उनकी बदबू में रह के आपके जिस्म से या आपके मतलब कपड़ों से वो स्मेल आ रही होती है, वो जो स्टिंक की स्मेल है वो आ रही होती है, तो इसलिए उसको उसने कहा है स्टिंक मर्चेंट। तो उसने जोक भी हंसा भी दिया बच्चों को और साथ साथ उसने अपना पॉइंट भी क्लियर कर दिया है, और यही एक बड़े उस्ताद की निशानी होती है कि वो हंसा भी दे और अपना पॉइंट भी क्लियर कर दे। अनदर एक्सप्लोजन नियरर, कहते कि एक और धमाका जो इससे भी ज़्यादा करीब हुआ। लेट अस रिज्यूम आवर वर्क, कहते कि आओ फिर से अपना काम शुरू करते हैं। इफ़ इट इज़ फेट, अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है, दैट वी आर सून टू बी इंटरप्टेड, कहते कि अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हमें तबाह होना है, इंटरप्टेड कहते हैं हिंडर्ड, हॉल्टेड, रुक जाना। कहते कि एक बार फिर उसकी कथा कलामी हुई। लेट अस बी फाउंड एम्प्लॉइंग आवरसेल्व्स इन समथिंग रियली अप्रोप्रिएट, तो क्यों ना हम खुद को किसी ऐसी चीज़ में मशगूल कर लें। एम्प्लॉइंग कहते हैं एम्प्लॉइंग, बिजिंग, एंगेजिंग, तो क्यों ना खुद को किसी ऐसी चीज़ में मसरूफ़ कर लें जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। इज़ देयर एनीवन हु विल वॉलंटियर टू कॉन्स्ट्रू, वॉलंटियर मैं फिर इसके नीचे लिख देता हूँ अग्री, रेडी, और कॉन्स्ट्रू कहते हैं, एनालाइज भी कहते हैं, और इसको कहते हैं डीकंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रू क्या होता है कि एक जुमला लिखें आप और फिर उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करके उनका एनालिसिस करें कि इसमें वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, प्रपोजिशन कौन सी है, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रू। कहते हैं कि तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो बखुशी इन जुमलों का तज्जिया करने पर आमादा हो। ठीक है बेटे, सो ये थे, और अब इसके क्वेश्चंस ज़रा लिख लें। Where did Chip stay during air raid and why? कि एयर रेड के दौरान चिप्स कहाँ था और वो क्यों वहाँ ठहरा रहा। देन What did Chips say to Robertson? कि रॉबर्टसन ने उसको, रॉबर्टसन को चिप्स ने क्या कहा था। और तीसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है कि
व्हाट वॉज द जोक अबाउट स्टिंक मर्चेंट, कि स्टिंक मर्चेंट के मतलब जो जोक थी वो आखिर बुनियादी तौर पर क्या थी। ठीक है जी, सो दिस इज़ इट। इस पे हमारा आज का हम लेक्चर अपना वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए, जीते रहें, खुश रहें और ऐसे ही पढ़ते पढ़ाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।